नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है और एक बार फिर मेरे साथ हैं गौतम गुप्ता जी। नमस्कार प्रमिला जी। जी नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से P24 न्यूज मीडिया चैनल में। लास्ट टाइम जो हमारा एपिसोड गया था, जो हमने ABC ऑफ ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस के ऊपर किया था, लोगों को बहुत पसंद आया और काफी लोगों ने आपकी बहुत तारीफ भी की। तो उस वजह से हम एक और एपिसोड कर रहे हैं, जो इस समय इलेक्शंस का माहौल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो गौतम जी, जो हाल ही में जो दोनों पार्टीज टारगेट कर रही हैं, एक बार फिर से ऑब्वियसली वो स्टूडेंट है, जैसा कि हर देश में ही होता है। जैसे कहते हैं अप्रवासी भारतीय आ जाते हैं या फिर किसी भी कंट्री में चले जाइए तो ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास वोटिंग का हक तो होता नहीं है, तो उनको इजीली सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। तो सिमिलरली वही कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में। तो टारगेट उनके पास वही है कि हम लोग माइग्रेशन रिड्यूस कर देंगे। दोनों पार्टीज ने ही अपने मैनिफेस्टोस में ये कहा। तो आप इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, जब मैंने जो दोनों लीडर्स की डिबेट भी सुनी थी और ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, माइग्रेशन बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है ऑस्ट्रेलिया में। जी। आप देखिए, पिछले 4 साल में 1 मिलियन से ऊपर स्टूडेंट आए। हाँ जी। राइट। एक छोटी सी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 25-26 मिलियन है, जब आप हर साल 1% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको 1% इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो स्टूडेंट आए थे वो सिंगल थे। अब जो बैकलॉग है, जो जिनके PR आ गया, अब वो शादियां कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर्स को लेके आ रहे हैं। राइट। तो हमारा जो बैकलॉग है बिना इमिग्रेशन के, वो ऑलरेडी मिलियन लोगों का है। अच्छा। उसके बाद फैमिली रीयूनियन हो रही है। आज आप देखिए, एज ए मेरे पेरेंट यहाँ, मम्मी यहाँ पे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि भाई माँ बाप को तो अलाउड होना चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ। अब जिसको पिछले 4 साल में PR मिला, वो पहले शादी करेंगे, फिर अपने माँ बाप को लेके आएंगे। ठीक है, होता तो यही है। तो वो 1 मिलियन नहीं हुआ ना। बिल्कुल। अब वो बढ़ के 3-4 मिलियन हो गया। हमारी पॉपुलेशन है 26 मिलियन। एक साथ इस कंट्री की पॉपुलेशन अगर आप 2-3 मिलियन बढ़ा देंगे पिछले अगले 5-6 साल में, आप बताइए कैंडिडेट क्या बोले, पार्टीज क्या बोले? वो ये बोल सकती हैं कि हम 1 मिलियन और ले आएंगे? ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली अपने सिटीजन्स को भी खुश रखेंगे, क्योंकि उनको सर्विसेज बढ़ानी पड़ेंगी। डेफिनेटली बोलना तो यही पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। आपकी जो वोटिंग जनता है वो तो वोटर्स है। हाँ। अब मैं वोटर से पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या आप चाहेंगे कि 4% पॉपुलेशन बढ़ जाए? अब देखिए, अगले टर्म तक हाँ जी। अगर हम इस स्पीड पे चलेंगे, 4% इमिग्रेशन आ गई, 4% ही फैमिली रियूनियन, सभी शादी करेंगे। जी। राइट। ऑलमोस्ट आप समझिए 80% तो करेंगे। हाँ जी। सिंगल कितने लोग रहेंगे? राइट। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। करना ये चाहिए था हमें, क्वालिटी जो हमारी माइग्रेंट्स की है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मैं पिछली बार भी मैंने यही बोला था। बिल्कुल, हाँ। आई थिंक हमें ना क्वांटिटी से ज़्यादा एज ए कम्युनिटी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। हमारी एक रेपुटेशन है, हम पूरी दुनिया में बहुत पढ़ी लिखी, बहुत हाई अचीविंग कम्युनिटी है। वैसे तो हमारे जितने भी माइग्रेंट है वो हाई क्वालिटी ही, चाहे कोई टैक्सी चला रहा है, वो फार्म पे काम कर रहा है, या डॉक्टर है, वो सब हाई क्वालिटी है, बिकॉज सब टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ जी। और सब अपनी अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को ग्रो कर रही है। बट होता क्या है कि जब एक मास माइग्रेशन शुरू हो जाता है, तो बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो सबकी रेपुटेशन पे असर करेंगे। राइट। हमें प्रोबेबली इस इलेक्शन में, हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, जब आप उनसे बात करेंगे प्लीज़ उनसे पूछिए कि हम क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आप ईमानदारी से काम कीजिए, जिनको PR लेके आना है उनको क्लियरली बताइए, हमें रिसर्चर चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें नर्स चाहिए, तो उनको लेके आइए ना, उनको ट्रेन कीजिए। यहाँ लेके आ रहे हो किसी और डिग्री में, वो एंड कर रहे हैं किसी और डिग्री में, 3-3 डिग्रियां बदल रहे हैं। आई थिंक वो ठीक नहीं है। राइट। क्वालिटी अगर इंप्रूव हो जाएगी तो आई थिंक सिस्टम इज वेरी गुड। जी। एक और चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि जैसे क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहिए, एक जो मार्केट में जिनका बिजनेस है, उनको लेबर शॉर्टेज भी तो फेस करनी पड़ती है। बहुत बड़ी लेबर शॉर्टेज है ना। तो जैसे पेमेंट डिमांड है, लेकिन किसी का बिजनेस ही नहीं चल रहा है, अब उसको देना है $30 एन आवर, $40 एन आवर, और वहाँ पे शॉर्ट मतलब एक अच्छा क्वालिफाइड शेफ नहीं है उनके पास, एक अच्छा क्वालिफाइड मैकेनिक नहीं है उनके पास। आपने बड़ी अच्छी बात की शेफ का ना, मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। हाँ, लॉजिकली सोचिए जी।
आज आपके पास जेन्युइन इंडियन रेस्टोरेंट है। आप मेरे को ध्यान से देखिए, इंडियन रेस्टोरेंट में इंडिया में आप गए हो, जेन्युइन शेफ किसी को इंग्लिश आती है बोलनी? राइट? नहीं। कहीं पे चले जाओ, आप कारगिल से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी जाओगे, किसी रेस्टोरेंट में आपको इंडियन बोलता नजर नहीं, इंग्लिश बोलता नजर नहीं आएगा। चाहे वो डोसा बना रहा हो या भटूरे बना रहा हो, काम उन्हीं कोई को आता तंदूर है पे वैसे, काम हाँ। कर रहा हो, राइट? क्योंकि भाई वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड के। हाँ जी। आपने क्राइटेरिया बना दिया कि सबको इंग्लिश है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि माइग्रेशन में ये इशू है। हाँ। आपने एक आर्टिफिशियल कंडीशंस इतनी लगा दी, भाई यहाँ पे उनको बुलाइए, रेस्टोरेंट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि आपका वो आएगा, 2 साल का हम टेम्परेरी वीजा देंगे, 2 साल के बाद इंग्लिश टेस्ट करेंगे, आपकी जिम्मेवारी, आप इंग्लिश सिखाइए। बिल्कुल सही राइट? कहा, हाँ। तो उनका काम भी हो जाएगा, आपकी स्किल शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। जी। आप बोल रहे हो आने से पहले इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश और एक्सपीरियंस हो, Right? 5-6 साल का भी हो। मेरी चलिए बहुत एक्सपीरियंस तो मिल जाता है, बट जो क्वालिफाइड होते हैं उनके पास इंग्लिश जो स्पीकिंग होता है वो तो इतनी नहीं होती है नहीं ना। समझिए ना, रिसोर्सेस नहीं है। हाँ। आज आप इंडिया में संगरूर बैठे हो, कपूरथला बैठे हो, वहां पे शेफ अपना, वो तो बेचारे 10-20 हजार कमा रहे हैं वहां पे, उनके पास कहाँ टाइम है कि वो छोड़ के आइल्ट सीखें? बिल्कुल। उसके बाद ये भी गारंटी नहीं वीजा मिलेगा। हाँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ, इससे डिस्कनेक्ट। बिल्कुल। तो क्वालिटी ये कि अगर आप सेकेंडली वो जो कहते हैं फाइनेंस, उनको वो भी दिखाना होता है कि कितना उनके पास पैसा है वहाँ पे, फंडिंग। मेरे हिसाब से तो जो बिजनेस की शॉर्टेज है, हाँ। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए हाँ। कि आप ईमानदार हो, आप हमारे सिटीजन हो जी। आपकी जिम्मेवारी। सेकेंडली अगर कोई इंसान वहाँ पे कोई रेडी लगा रहा है, अगर कोई अच्छा शेफ है, उसके पास अगर 20-25 लाख होंगे तो वो यहाँ पे क्यों आएगा ना? आप एक्सपीरियंस की बात करो ना, आप यहाँ पे कि एक क्वालिफाइड पर्सन को लेकर आना चाहते हो, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सिर्फ बात यह है कि मैं तो उस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो मैं उस बारे में तो आपको जवाब नहीं दे सकता कि वो किस क्वालिटी के लोग आएंगे, क्या आएंगे। मैं तो सिर्फ एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि जो मेरी नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट ओनर से बात होती है, बहुत सारे से बात हुई है पिछले कई सालों में, वो यही बोलते हैं हमारी परेशानी ये है कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट 4 कर रहे हैं कमर्शियल कुकरी में, डिप्लोमा भी करवा लो उनसे, वो उनको अवन का काम आता है, तंदूर में तो कोई काम ही नहीं कर रहा। हमारी तो 90% कुकिंग ही तंदूर की है। हाँ, आप किस इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ तंदूर नहीं चलता? एग्जैक्टली। हमारे तो वहाँ पे चलेगा बटर चिकन हो, तंदूरी रोटी, वो भी तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे, राइट? तंदूर में किसी को हाथ ही डालना नहीं आता, वो बोलते हैं 2 मीटर के डंडे के साथ उनको काम सिखाते हैं। तो वो बोले कि ये हमारा काम ही नहीं हो रहा, तो बेचारों की फैमिली लगी हुई है करने। हाँ। वो अपने खुद ही लगे हुए होते हैं वो काम करने के लिए, राइट। हाँ। तो ये बड़ी ये परेशानी, और ये हमारी ही नहीं है। हाँ। आज आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में कितना, हम तो फार्मिंग नेशन है, हमारा कितना फार्म प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। आप शेपर्टन में रहते थे, आप बताइए शेपर्टन में कितनी शॉर्टेज है आज? बहुत शॉर्टेज है वहां पर। तो अभी भी लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि फार्म्स में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। पैसे अच्छे देने को तैयार हैं, बट फार्मर्स वहाँ काम करने वाले नहीं है। फार्म्स बंद हो रहे हैं। हाँ। जो फार्म 1-1 मिलियन का था, आज 6 लाख का रह गया। लैंड की कीमत से कम में फार्म बिक रहा है, क्योंकि लोगों को फ्रूट्स जो नीचे गिरते हैं वो सारी कल्टीवेट, वो खेती खराब कर रहे हैं वो लोग चीजें। हाँ। तो हम वो फार्मर्स बड़े परेशान हैं इन चीजों में जी। अभी नेशनल पार्टी वाले यही तो बोल रहे हैं। हाँ। कि भाई आपने पॉलिसी बनाई इमिग्रेशन लेके आने की, रीजनल वीजा दिए, रीजनल में रहता कोई नहीं, या तो 10 साल कंपलसरी कर दो उनको। एग्जैक्टली। कि वीजा दो रीजनल का, तो रीजनल में ही रहें पहले लोग, 8-10 साल कुछ तो कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में। रीजनल वीजा लिया, सीधा सिटी में आ गए, तो प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं खड़ी रही। तो गौतम जी, जैसा आपने कहा कि वहाँ पे 10 साल, जैसे नेशनल पार्टी आपने कहा है कि वो कह रही कि 10 साल कंडीशंस कर दो वहाँ रहने की। एक और चीज है कि अगर हम रीजनल की बात करें, इन्होंने कहा कि ग्रो रीजनल है ना, एक और पार्टी ने इस तरीके से अनाउंसमेंट की, उनके जो मैनिफेस्टो उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो जब हम ग्रो रीजनल की बात करते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी तो होनी चाहिए ना। जैसे जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी के लिए मेट्रोस में ही आना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे सर्कल में, वहाँ पे शेपर्टन की बात करें, जिनके जब रेस्टोरेंट चला रहे थे, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि हमें बिजनेस बंद करना पड़ा, हमें मेट्रो जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी की वजह से, क्योंकि हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, एकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम आती है। तो जब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, एक अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन एक होता है जो बहुत सारी ऐसी मेडिकल एड्स होती हैं जो कि रीजनल में नहीं है, जिसके लिए मेट्रो आना पड़ता है, तो समस्या। तो वैसे तो कैसे आप इन सिचुएशन में ग्रो कैसे कर सकते हैं? और माइग्रेशन, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट के ऊपर कंडीशन लगती है, स्टूडेंट्स ही है जो कि ग्रो कर सकता है। तो मैं उसका आपको देखिए 2 तरीके से आप उसको देख सकते हैं।
पहली बात तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है वो इंडिया वाली तो है नहीं, राइट। यहाँ पे एक बार बताइए कितने कैंपस हैं जो 4 कमरे को कैंपस है, बिल्कुल, हाँ। राइट। मेलबर्न में आज 178 जी, रजिस्टर्ड कॉलेज है, हाँ जी, जो मतलब आई थिंक 3 साल पहले 178 थे जो हमने चेक किया था, हाँ जी। वो 10-20 ऊपर नीचे हो गए होंगे, बट तकरीबन समझिए 150 से 200 के बीच में है। हाँ। 15-20 छोड़ दीजिए जिनके पास 4 से ज्यादा कमरे हैं, मुझे नहीं लगता कि 150 4 से ज्यादा कमरों में है, ठीक लेकिन है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो रीजनल में अवेलेबल नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, जब आप कंपलसरी कर देंगे कि भाई इंसेंटिव है, हाँ, वहीं रहें वहीं पढ़ें हाँ, वहीं काम करें, आपको वीजा भी मिल जाएगा, पीआर हाँ, मिल जाएगा वहीं पे, हाँ, तो कैंपस भी खुल जाएंगे वहां पे। एग्जैक्टली। आज कोई यहाँ से वहां पे कैंपस कैसे खोलेगा जब वहाँ स्टूडेंट ही नहीं है। इट्स ए कैश 22 सिनेरियो। एक और चीज शेपर्टन है। वालों के लिए तो बेलोरेट है, फेड यूनी है, वहां पे कैंपस बंद करना पड़ा टेफ का। आप अगर 10 बच्चों के लिए तो कैंपस नहीं खुलेगा, तो वो रीजनल का एक अलग है, बट फिर ऑनलाइन कोर्सेज हैं। नहीं, एक और चीज है ना, जैसे कुकरी है, कुकरी के जो कोर्सेज हैं, ज्यादातर हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो कुकरी में आते हैं, बहुत सारे ऑटोमोटिव में आते हैं, अकाउंटिंग में आते हैं। बट जो ऐसे स्किल स्टडीज है, ऐसी स्टडीज तो वहाँ पे है ही नहीं ना रीजनल में, बहुत कम। उसके लिए उनको मेट्रो में आके पढ़ना पड़ता है, जैसे रहते वो वहीं पे ही है, लेकिन उसकी स्टडी करने के लिए, क्लासेस लगाने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है, जॉब छोड़कर 2 दिन फिर वो यहाँ क्लास लगा के जाते हैं। या वो एक प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं बोल रहा था कि एक पूरा इमिग्रेशन ओवरहॉलिंग की जरूरत है, कि आप उसको स्टे, ट्रेन, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, स्टेम करके उसको पूरा स्ट्रक्चर बनाइए ना, कि आप पहले स्टडी कीजिए वहाँ पे, वहीं पे ट्रेनिंग लीजिए लोकल का बिजनेसेस के अंदर, पढ़ते पढ़ते जॉब भी मिल जाएगी। हाँ, तो उसके ट्रेनिंग के बाद आप एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कीजिए, एग्जैक्टली, एम्प्लॉयमेंट के बाद माइग्रेशन में कीजिए, बिल्कुल। चलता तो यही है। तो तो यही वी नीड होता ए है। रीजनल स्टेम प्रोग्राम, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, ऑनेस्टी ज्यादा आएगी सिस्टम में, कि जो माइग्रेशन के लिए आ रहे हैं माइग्रेशन के लिए आ रहे हैं, आप उसको लैंड ही रीजनल एरिया में करवाइए और वहीं पर रखिए। बिल्कुल। जैसे अगर हमें रीजनल ग्रो करना है तो पहले जो हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, जो क्लासेस लगाने मेट्रो में जाते हैं 2-2 दिन के लिए, अगर उनको सारी फैसिलिटीज वहां पे मिले, डेफिनेटली इससे रीजनल ग्रो होगा, ना कि आप स्टूडेंट्स की को ही कम कर दो। मेरी ऐसी सोच है। अगर आप, क्योंकि स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं कहूंगी कि वो कहीं ना कहीं रीजनल को डेफिनेटली ग्रोथ तो देता ही है, क्योंकि जब वो वहां पे रहते हैं तो रेंटिंग, हाउस रेंटिंग का वो उसमें भी देते देखिए हैं। आज के दिन में तो रीजनल एरिया में भी हाउस शॉर्टेज है, जी हाँ, बहुत सारी रीजनल एरिया, शेपर्टन में शॉर्टेज है जी, फॉर एग्जांपल, स्टॉल जैसे एरिया में शॉर्टेज है, इचुका में शॉर्टेज है, राइट। वो उसका रीजन ये है कि घर काफी पुराने हो गए, राइट, जो पुराने घर में लिवेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है जो खाली पड़ी है, उनकी कोई बात नहीं करता। अब मेलबर्न सिटी के अंदर कम से कम 17 से 20% प्रॉपर्टीज हैं जो खाली पड़ी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं हाउसिंग क्राइसिस जो तो है। क्राइसिस तो ऐसे आया ना, हाँ, घर पुराने हो गए, वो लिवेबल नहीं है, क्योंकि ओके। आपने रेंटल रूल चेंज कर दिया। तो इसके लिए भी ये स्टूडेंट्स को जिम्मेदार ठहराए ना इसके लिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं है ना। हाँ, ऑनेस्ट डिस्कशन क्या है कि 2 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया ने लॉ चेंज किया। लॉ क्या चेंज किया कि जो रेंटल प्रॉपर्टीज है वो हाई स्टैंडर्ड की होंगी। अब क्या है, जो लो स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी वो रेंटल नहीं रही, रेंटेबल नहीं रही। हाँ, तो अचानक बहुत सारी प्रॉपर्टीज मार्केट से बाहर चली गई। जी, उसके बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी, वो बोले यार हमको देनी ही नहीं रेंट पे, मैं रिफर्बिश नहीं करवाऊंगा, मैं $1 लाख खर्च के थोड़ी $1000 रेंट पे दूंगा। एग्जैक्टली। तो लोगों ने वो नहीं की, वो प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर आ गई। लोगों का पैसा है, कंट्री तो रिच है ये, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्ड कर ली। आज मेलबर्न सीबीडी की बात कर लीजिए, जी, 17 से 20% प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं बिल्कुल, हाँ, राइट। कोई किराए पे नहीं दे रहा, किराया कोई कम करने को तैयार नहीं है। तो और वो हर सबब में ये सिचुएशन है, सिचुएशन बिल्कुल, राइट। तो गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसीज ऐसी है, जी, राइट। पहले तो ये पॉलिसी बनाई गई जिसमें बने बनाए घर खाली पड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट का भी ये है कि सारे के सारे 3 ही सिटी में रहना चाहते हैं। मिलियन लोग जो आए हैं, आप अगर उनका मूवमेंट पैटर्न देखिए, मेजॉरिटी ऑफ देम 2.5 से 3 लाख बच्चा मेलबर्न रहना चाहता है, 3 लाख बच्चा सिडनी रहना चाहता है, मेट्रो, राइट। और बाकी जो 3-4 लाख बच्चे वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो है। तो ऑब्वियसली क्राइसिस तो मेट्रो सिटीज में आ गया। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू है, एक की गलती नहीं, स्टूडेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि रीजनल में वो जाएंगे उनको वहां पे भी घर नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा। यहाँ तो फिर सपोर्ट है, यहाँ तो
मंदिर है, शेयरिंग में भी रह गुरुद्वारे लेते हैं, हैं। हाँ यहाँ जी। पे अपने यार दोस्त हैं हाँ। जिनके साथ बच्चों के साथ पढ़े हैं, वो दोस्ती हो जाती है। हम्म। मेरी बात हुई बच्चों के साथ, वो हॉस्टल्स बोले भी हैं काफी सारे। करेक्ट, वो हाँ। बोले सर कि यहाँ तो 4 लोग मिलके साथ में रह लेंगे। हाँ। वहाँ रीजनल में हमें पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। घर मिलेगा नहीं मिलेगा, हम्म। वहाँ तो अलग ही क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो गुप्ता जी, जैसे अगर हम अब इलेक्शंस के ऊपर हम आ जाते हैं वापस, जो हमारी इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन कौन है, अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकें, उनकी क्या सिचुएशन लग रही है। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। अच्छा। हर बार ही काफ़ी कैंडिडेट होते हैं वैसे तो, और कैंडिडेट बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अब तो इंडियन मिलियन से ऊपर है ऑलमोस्ट हम्म। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जी। तो जीते या नहीं जीते, कैंडिडेट्स तो काफ़ी बढ़ बिल्कुल। रहे हाँ, हैं। मतलब उनमें एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो है ना कि खड़े तो हो ही रहे हैं। करेक्ट। हाँ। और अब काफ़ी कम्युनिटी में लोग सेटल्ड भी हैं, जो सेटल्ड हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खड़े हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया उन्होंने। जी। तो मैं उनको सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा कि बहुत लोग काफ़ी नेगेटिव चीज़ बातें करते हैं, आई डोंट थिंक यू शुड लिसन टू देम, उनकी परवाह मत कीजिए। लोगों ने घर बैठ के वेली बातें करनी है, व्हाट्सएप के मैसेज पे आपको बता दिया कि अच्छा क्या बुरा क्या है। रियलिटीज आप फेस कर रहे हो कम्युनिटी को, आप फेस कर रहे हो क्राउड को। सिर्फ ये याद रखिए, जो भी आप बोलोगे, जो करोगे, आप अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमें भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। जी। हमारी इज्जत आपके हाथ में, हार जीत चलती रहती है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाइए। और मैं सारे लिसनर्स को यही बोलूंगा कि जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, नीचे मत गिराइए उनको, बिकॉज यंग लोग हैं, हो सकता है कोई पहली दूसरी बार इलेक्शन में खड़ा हो। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अच्छी अगर बात हम है कि उनको हमारी सपोर्ट कर इंडियन सकें। कम्युनिटी आगे आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए अच्छा होता ही है। करेक्ट, जैसे अभी आज अगर हमारे कोई पॉलिटिशियन होते, इलेक्टेड होते प्रॉपरली, जो इस बेस पे जीत के आते हैं कि वो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कि रिप्रेजेंटेशन कोई की। एक हिंदू पर्सपेक्टिव से, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से पार्लियामेंट में बोले। हाँ। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि एक सेनेटर है महरीन फारूकी, ओके। वो जब भी बोलती है वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बोलती है। अच्छा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, हाँ। वो शी इज डन वंडरफुल। वो डिप्टी लीडर है ग्रीन्स पार्टी की, और वो पाकिस्तान का झंडा लेके चलती है आगे। तो अगर एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली उसकी सपोर्ट है और उसकी बात सुनी जाएगी। आज अगर जैसे कश्मीर में इशू हुआ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में, अब देख लीजिए वो क्या बोलेगी। हाँ, ऑफ कोर्स, राइट, ये तो है। हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारी कम्युनिटी का वो है, तो इसीलिए हमारे कैंडिडेट्स का जीतना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई का। और कुछ हो ना हो, कम से कम एक दबाव तो होना चाहिए कि हमारी इंडियन कम्युनिटी से कोई है आगे, कोई है और कोई बोल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू गौतम जी ये बोलने के लिए, और उम्मीद है कि जो हमारे कैंडिडेट्स इंडियन कम्युनिटी बैकग्राउंड से खड़े हो रहे हैं उनको आपका जो मैसेज है डेफिनेटली बूस्ट करेगा, और कॉन्फिडेंस जो उनका लेवल है वो भी बढ़ेगा। जी। एंड गुड लक टू ऑल द कैंडिडेट्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत का काम है। जी। बोलना घर बैठ के बहुत ईजी है, बहुत लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, बट बहुत गट्स चाहिए, स्पेशली फेडरल इलेक्शन में खड़े होने के लिए। जी। गौतम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे इंडियन कैंडिडेट्स हैं जो इंडियन बैकग्राउंड से, आपने डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, इस उम्मीद के साथ कि वो हमारे इंडियन कम्युनिटी से डेफिनेटली इस बार कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर जीत कर आए। हम भी उनको अपने चैनल के थ्रू बेस्ट विशेस देते हैं, और हमारी पूरी सपोर्ट, हमारे चैनल की पूरी सपोर्ट उनके साथ है। और हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।